हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। यूनाइटेड नेशंस की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम जानेंगे यूनाइटेड नेशंस कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, उसके इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो फटाफट अपने टॉपिक को स्ट्राइक करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन किन सरकमस्टांस में पैदा हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें जानते हैं। देखो क्या होता है, जब पहला विश्व युद्ध होता है, ठीक है, जब पहला विश्व युद्ध होता है या फिर हम ऐसा कहें जब पहला विश्व युद्ध शुरू होता है या ख़त्म भी जब वो होता है, वर्ल्ड में मेजर कंट्रीज़ को एक चीज़ बखूबी तरीके से समझ में आ गई, कल को कोई भी जो ताकतवर देश होगा वो दूसरे देश पर आक्रमण कर सकता है। आक्रमण करने की वजह से होता क्या, हमेशा मैन एंड मटेरियल एंड इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें एक व्यवस्था की ज़रूरत है जो कि किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में हो, ताकि कल को इस प्रकार से, अगर ये तो विश्व युद्ध था जिसने एक बहुत ही भयंकर और बड़ा रूप ले लिया, लेकिन अगर ये लोकल लेवल पर एक नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में भी युद्ध होता, अल्टीमेटली ह्यूमन राइट्स की जान माल की रखवाली कौन करेगा, वर्ल्ड लेवल पे कौन करेगा? क्योंकि जो पावरफुल कंट्री है वो तो बगल वाली कंट्री जो लेस पावरफुल है उस पर तो हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार रहेगी, ताकि उसको कब्जा करके, उस पर आक्रमण करके उसकी टेरिटरी को, उसके पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को भी अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर में शामिल करा जा सके। तो पहले विश्व युद्ध के बाद ही पूरी की पूरी दुनिया को ये रियलाइज़ हो गया, हमें अपना टाइम, एनर्जी और जो पैसा है वो बखूबी तरीके से हमें क्या करना चाहिए पहले विश्व युद्ध के बाद, कि हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के गठन पर ये सारा मैन मटेरियल पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के अगर फ्यूचर में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो तो उनसे आराम से डील करा जा सके। बड़े सारे कंट्रीज, बड़े सारे एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये मानते थे कि इस प्रकार का कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होता, पावरफुल होता, उसके अंदर इतनी दम होती कि जो भी पहले विश्व युद्ध के अंदर जो भी कंट्रीज, जो भी देश आपस में लड़ रहे हैं, अगर उनको रोक पाता तो पहला जो विश्व युद्ध है वो अवॉइड हो जाता और वर्ल्ड को जो इतना बड़ा डेंजर सहने को मिला, इतने ज़्यादा तादाद में लोग मारे गए, खून की नदियाँ बहीं, ये रुक जाता। तो हुआ क्या, सारी की सारी कंट्रीज मिलकर एक कॉमन टेबल, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आती हैं। और थोड़ी बहुत अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के जानकार हैं या आपने 9th क्लास में अगर हिस्ट्री पढ़ी है, 9th क्लास में, क्योंकि इन सब चीज़ों का जिक्र होता है हिस्ट्री में, वो बाहर की हिस्ट्री होती है जिसमें हिटलर और रशियन रेवोल्यूशन वगैरह के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन नहीं भी सुना कोई बात नहीं। तो इन परिस्थितियों के अंदर पहले विश्व युद्ध के बाद बर्थ होता है एक पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अभी तक की, उस जमाने तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी। यानी कि पहला विश्व चलता है 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। और इन सरकमस्टांसेस में बॉर्न होती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, यानी कि यूएन का पुराना वाला नाम था लीग ऑफ नेशंस। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी। क्या किसी को याद है? किसी को याद है ये वाली बात, है ना? लेकिन हुआ क्या, हम लोग लीग ऑफ नेशंस को एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। हम लोग उसको ये नहीं कह सकते कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो सारी चीज़ों में सक्षम था। बिल्कुल भी सक्षम नहीं था लीग ऑफ नेशंस सारी चीज़ों में। क्यों? जिस पर्पस के लिए बेटा तुम्हें बनाया गया था, जिस एम के लिए तुम्हें बनाया गया था, वो एम, वो पर्पस ही तुमने पूरी तरीके से ध्वस्त करके रख दिया। तुमने नाक कटवा दी। सारी की सारी कंट्रीज जो कोलैबोरेट करके टेबल पर आई कि एक ऐसी संस्था का संगठन करना चाहिए जिसकी वजह से जो पहला विश्व युद्ध हो गया, इस प्रकार का दूसरा विश्व टाला जा सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक जो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, ये लीग ऑफ नेशंस बनने के बावजूद भी 1939 में शुरू होने वाला और 1945 तक चलने वाला। 1945 में कब तक चला? 6 अगस्त और 9 अगस्त तक। आपने कोल्ड वॉर के लेक्चर्स अटेंड करे होगे तो उसमें देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी पर कोड नेम के नाम से 2 बॉम्ब गिराए गए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। जब ये बॉम्ब गिरते हैं तो कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। जापान की ऑलमोस्ट आधी जो जनसंख्या थी वो वाइप आउट हो जाती है। न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से आज भी जो लोग वहाँ पर पैदा होते हैं उनको कितनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ों का जो आउटकम निकला, तो क्या हम कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस वाज अ सक्सेसफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल इट वाज अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जिस पर्पस के लिए तुम्हें बनाया गया था कि विश्व युद्ध को रोकना है, एक विश्व युद्ध हो गया, हमारी गलती, सारे नेशंस की गलती, दुनिया में सभी देशों की गलती कि उन्होंने ऐसी किसी भी इंटरनेशनल संस्था का, कोई ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण नहीं कर रखा था। चलो लीग ऑफ नेशन बन गया पहले विश्व युद्ध के बाद, लेकिन बेटा तो हमारा मेन एम ये था
कि तुम्हें बेटा ये देखना था कि सेकंड विश्व युद्ध ना हो, लेकिन तुम में इतनी बाजुओं में तुम्हारे दम ही नहीं था क्योंकि तुमने पहन रखी थी चूड़ियां, और इस वजह से सेकंड विश्व युद्ध तुम टाल ही नहीं पाए। और सेकंड विश्व युद्ध के अंदर तो तुमने और भी ज्यादा ना कटवाई, पता लग गया कितनी जनानी हो तुम। क्यों? क्योंकि और भी ज्यादा लोग मरे जितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी नहीं मरे थे। लोग कितने ज्यादा घायल हुए, मैन इन मटीरियल का लॉस हुआ और भी ज्यादा जितना पहले विश्व युद्ध के अंदर भी नहीं हुआ था। और वॉर का परिणाम खत्म होते होते जैसे ही हिटलर चलो मर गया, इटली बेनिटो मुसोलिनी खंबे से लटकाकर लोगों को उसको मार दिया गया, लोगों ने मार दिया उसको। लेकिन जापान जब सरेंडर करने के लिए तैयार हो भी रहा था, बड़े सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जापान वॉज रेडी टू सरेंडर, लेकिन उसके बावजूद भी हिरोशिमा नागासाकी पे लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से जब बॉम्ब गिरते हैं, और आपने देखा था, मैंने दिखाया था उसको, उसके आंकड़े आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर पहले चैप्टर के अंदर, कि कितने ज़्यादा टन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी उसके अंदर इस्तेमाल करी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया तो मैंने आपको बताया था सेम बिल्डिंग में सेम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को चेंज करा गया, सिर्फ उसके अंदर स्ट्रक्चर जो कमियां थी उसको ठीक करा गया, और बर्थ होता है 1945 में। 1945 में ही क्यों? कई लोग ये डेट अगर याद ना रख सके तो, ये ईयर याद ना रख सके तो 1945 में इसलिए बिकॉज सेकेंड विश्व युद्ध जो है इस टाइम पर खत्म हुआ। पता लग गया लीग ऑफ नेशंस कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उसने चूड़ियां पहन रखी हैं, सिर्फ एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, दम कुछ भी नहीं है। तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर बॉर्न होता है यूनाइटेड नेशंस एज सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। ये दो प्रकार के जो मैंने इतनी डिटेल में बताया, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ सकता है कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, और यूनाइटेड नेशंस का पुराना वाला नाम क्या था। बहुत सारे करंट अफेयर मैगजीन्स और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, तो यू शुड रिलाई ऑन योर एनसीईआरटी एज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इमीडिएटली 1945 के बाद, और अगर मैं इसकी प्रिसाइज डेट अगर आपके सामने रख दूं तो 9 अगस्त 1945 के बाद जब नागासाकी पर बम गिर जाता है फैटमैन, उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशंस का जन्म होता है। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का एक जो जन्म होता है, तो जब भी ऐसे किसी वर्ल्ड लेवल पे जब भी कोई संस्था बनाई जाती है ना, जैसे अब मैं इसके बारे में आपको रिकॉल करवाता हूँ। जैसे सार्क जब बना तो उसके लिए एग्रीमेंट आया था साफ्ता, है ना, साफ्ता, या फिर और भी एग्रीमेंट। और अगर मैं अच्छे से रिकॉल करवाऊँ आपको, आसियान जब बना, इसको हटा दो, ये तो इसके एग्जिस्टेंस का एग्रीमेंट नहीं था, ये तो म्यूचुअल कोलैबोरेशन थी। आसियान जब बना, आसियान किससे बनता है? आपने पढ़ा था बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनता है 1967 में। 1967 में ऐसी जब ईयू बनता है तो किससे बनता है वो? एनीवन किससे बना था? कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके लिए? पेरिस एग्रीमेंट नहीं तो क्या पढ़ाया था मैंने 4th चैप्टर के अंदर? ईयू किससे बनती है संस्था? मुझे ज़रूर से पता करके बताओ, ठीक है, या आप खुद दौड़ो क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। तो ये कुल मिलाकर सारी जो ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी ना किसी चार्टर से बनती है। चार्टर का मतलब होता है एक प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस में चार्टर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कोई फालतू का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ ऐसा नहीं, मतलब एक प्रकार से ऐसी रूल बुक जो कि बाइंड करती है बड़े सारे नेशंस को, ताकि वो कॉमन तरीके से काम कर सके, कॉमन तरीके से वर्कआउट कर सके एक स्ट्रैटेजी पर, एक ऐसे प्लान पर जिस पर्पस के लिए उनको स्टैब्लिश करा गया है। तो इसी प्रकार से जब यूनाइटेड नेशंस बनता है तो कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था? अगर कोई आपसे पूछे तो उसका नाम था यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जब पहली बार ये एग्रीमेंट साइन हो रहा था कितनी नेशन स्टेट्स ने उसको साइन करा था? द आंसर इज 51 नेशन कंट्रीज ने उसको साइन करा था। ठीक है, नेशन स्टेट्स ने उसको साइन करा था। और यूनाइटेड नेशंस ऑब्वियस ही बात है वो चीज़ें मरम्मत करने की, वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेगा जो कि लीग ऑफ नेशंस फेल कर गया था। तो लीग ऑफ नेशन मतलब इसने वो अचीव करने की कोशिश करी जो लीग ऑफ नेशंस 2 विश्व युद्ध के अंदर नहीं कर पाया। यूनाइटेड नेशंस के जो ऑब्जेक्ट था, क्या था, इसको किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया, किस एम के साथ बनाया गया? सबसे पहला एम आपको याद रखना, अगर आपसे कोई भी पूछे कभी भी बीइंग अ पीएसआईआर स्टूडेंट, टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, सबसे मुख्य चीज़ ये बोला करें। दूसरा, सारे के सारे मेंबर स्टेट्स, नेशन स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को फैसिलिटेट यानी कि बढ़ावा दिया जा सके। फैसिलिटेट का मतलब होता है पुश करना,
और ज़्यादा बढ़ावा देना और ज़्यादा बेटर तरीके से दोनों की दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ को टेबल पर बिठाना और उनके बीच में कोऑपरेशन को सुनिश्चित करवाना। ठीक है, ये इस होप के साथ, इस विश्वास के साथ बनाया गया था कि ये एक प्रकार से जब भी कोई वर्ल्ड में, तीसरा एम इसका, जब भी कोई वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट जो होंगे वो नेशन स्टेट्स के बीच में जब भी एस्केलेट होंगे, चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तो वो ऐसा ना हो कि युद्ध में बदल जाए, उसका परिणाम ऐसा ना हो कि युद्ध में बदल जाए जिसकी वजह से बड़ी सारी मैन एंड मटीरियल का लॉस हो, मौतें हो रही हो, खून की नदियां बह रही हो, यानी कि हॉस्टिलिटीज जिसको हम लोग कहते हैं कि तबाही मच जाना। तो उसके ऊपर एक प्रकार से ये एक्ट करेगा कि इसके ऊपर स्टॉपेज लगा सके, एक बंदिश लगा सके। ठीक है, अब कभी कभार होता क्या है, कन्फ्लिक्ट ज़्यादातर ये देखा गया है कि वर्ल्ड में उन नेशन स्टेट्स में आते हैं जिनकी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, जिनमें कमी होती है एक प्रकार से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इन परिस्थितियों के बीच में नेशन स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट आते हैं। तो यूएन ये भी मदद करेगा कंट्रीज़ की, इसका अगला एम, चौथा एम, कि कैसे ना कैसे करके वेरियस जो स्टेट्स हैं, स्पेशली दो कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना, डेवलपिंग कंट्रीज़ उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ compete कर पाए। ठीक है, यानी कि डेवलप्ड हो कोई कंट्री, एलडीसी हो, और अगर कोई कंट्री डेवलपिंग हो, तो इनके बीच में ऐसा ना हो कि लोग जो अंदर हैं इन कंट्रीज़ में जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट वो हथियार उठा लें या किसी टेररिस्ट संस्था को ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पर क्या है कि यूएन जो है ये भी मदद करता है, ये भी देखता है कंट्रीज़ की कि उसके ना सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उनके प्रोस्पेक्ट को, यानी कि उनके फ्यूचर को किस तरीके से निखारा जा सकता है, ताकि वो कंट्री जो है वो अपनी सिटीजन को एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ मतलब दे सके। ठीक है, अब कई लोग ये पूछते हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है सर जी, यूएन में कितने मेंबर्स होते हैं? तो चलो एनसीईआरटी को पकड़ते हैं एक बारी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर स्टेट्स थे। ठीक है, 193 मेंबर स्टेट्स। यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने के सारे इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं वो इसके पार्ट हैं। लेकिन जैसा कि एक सिटी स्टेट का कंसेप्ट आप लोग पीएसआईआर में जानते हो, आपने मेरे लेक्चर अटेंड करे होंगे, वेटिकन सिटीज़ का पार्ट नहीं है, वेटिकन सिटीज़ का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, यूएन का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसके बारे में डोंट वरी, अभी मैं सारे के सारे आपको 6 ऑर्गन दिखाऊंगा। एक सबसे बड़ा जो ऑर्गन है उसका यूएन जनरल असेंबली। अच्छा, आपसे अभी मैं ऑर्गन के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपसे कोई भी पूछे आज के बाद कि यूएन जनरल असेंबली क्या है, आप बोलना सभी जो मेंबर स्टेट्स, यानी कि जो कंट्रीज, जो देश यूएन को ज्वाइन करते हैं ना, वो अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आगे जाके आपको मदद मिल जाएगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है कि वो मेंबर बन जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो फिर से एक बारी। अगर कोई कंट्री यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करती है, ऑटोमेटिकली उससे ये वाला रूट मिल जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन जाएगी। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर बनेगी या नहीं बनेगी, ये चीज़ कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 2 कैटेगरी होती हैं। टोटल यहाँ पर 15 मेंबर स्टेट्स होती हैं, मेंबर कंट्रीज होती हैं। 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर जिनका टेन्योर होता है हर 2 साल का, और 5 होते हैं परमानेंट मेंबर जो हमेशा फिक्स रहेंगे, इनको चेंज नहीं करा जा सकता। ये मैं पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सी बात डाल दो, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हर एक मेंबर कंट्री, जो कि ऑब्वियसली बात है यूएन का मेंबर है, यानी कि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी मेंबर हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कोई भी डिसीजन मेकिंग पे अगर वोटिंग होती है, हर एक कंट्री का कितना वोट शेयर होता है, 1 वोट। ये सारे के सारे प्रीलिम्स के बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, जितनी मैं आज की क्लास ले रहा हूँ, उसके मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको दूसरा ऑलरेडी बता दिया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो ऑटोमेटिकली आप बन जाते हो। क्या सिक्योरिटी काउंसिल में आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हो अगर आपने यूएन को ज्वाइन करा है? नहीं। यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात, हम इसका पूरा मुद्दा जानेंगे। यहाँ पर है 5 परमानेंट मेंबर्स, जो कि जब से यूएन बना था तब से ही ये 5 परमानेंट मेंबर्स थे, और आज भी ये 5 हैं, जबकि वर्ल्ड की रियलिटीज़ बदल गई हैं, कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बदल गए हैं, नई कंट्रीज ऐड हो गई हैं। ऊपर से हम यूएन की कमियां देखेंगे, तब हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल परमानेंट मेंबर्स को एक बार जान लेते हैं कि ये है कौन कौन से। एक है यूएस, एक है रशिया, एक है यूके, एक है फ्रांस और एक है चाइना।
दुखद वाली मनहूस वाली बात यह है कि ये सीट इंडिया को ऑफ़र करी गई थी, लेकिन और करो ऑफ़र दूसरों को, और अच्छा अच्छा बनो वो करके, तो चाइना ने तो आपको अच्छा खासा आपकी बैंड बजा दी, ठीक है, आपकी अच्छी तरीके से तशरीफ़ चमका दी। और उसके बाद जैसे ये मेंबर बन गया था तो 1962 का आप युद्ध जानते ही हो, चाइना ने अपना असली रूप दिखा दिया था, चिंकी वाला, है ना। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपने 5 परमानेंट मेंबर्स अभी आपने देखे मेरे सामने कि एक है यूएसए, एक है रशिया, ठीक है, जहाँ यूएसए है वहाँ रशिया तो वही, और जहाँ रशिया है वो यूएसए है, ठीक है, एक है फ्रांस, एक है चाइना। अब मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसकी जगह ना अगर आपको कल को क्वेश्चन आ जाए, अगर आप मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ बस आपका दिमाग ना, ताकि एक परप्लेक्स सिचुएशन में ना जाए, वो बौखला ना जाए कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं, ठीक है। देखो इसकी जगह ना अगर मैं सिर्फ यूके को पकड़ूँ, सिर्फ यूके को, ये है यूके, तो इसकी जगह आपको वर्ड अगर दिख जाए ना ब्रिटेन, तो वो भी एक ही बात है। या अगर आपको कहीं पर किसी एक मतलब रद्दड़ एग्जाम के अंदर कहीं इंग्लैंड दिख रहा है, तो आप उससे वरी मत करना, बिकॉज ये एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो कितने मेंबर्स हुए, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके, या उसको ब्रिटेन कह लो, ग्रेट ब्रिटेन कह लो, जो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, ये जो स्टेट्स हैं इनको परमानेंट मेंबर्स की तरह सिलेक्ट करा गया, और इसलिए सिलेक्ट करा गया क्यों, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स है इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एंड बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट द विक्टर्स इन द वॉर, ठीक है, ये विक्टोरियस एमर्ज हुए थे। लेकिन बस ये है कि चाइना वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ये नीचे वाले पैराग्राफ के साथ सूट नहीं करता कि दे वर द मोस्ट पावरफुल। चाइना तो भाई कैसे पावरफुल है, चाइना तो खुद अपने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन और इंटरनल पॉलिटिक्स से जूझ रहा था, आज़ादी भी बाद में मिली, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कहना यहाँ पर जल्दबाजी गलत होगा। चाइना का फैक्टर अलग है, इंडिया को अच्छी खासी सीट ऑफर करी गई थी ब्रिटेन की वजह से, लेकिन और बनो अच्छे और अपना नुकसान करवाओ, ठीक है। तो यूएन में जो सबसे ज़्यादा विजिबल फिगर है, जो रिप्रेजेंटेटिव हेड है यूएन का, जिसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया था चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, वो उसको हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। और मैंने आपको बताया था जनरल सेक्रेटरी मत कहना, यूएन में बस नाम यूज़ होता है, तो ऐसे ही हमें पोस्ट का नाम यूज़ करना पड़ेगा, सेक्रेटरी जनरल। पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी सेक्रेटरी जनरल की। मैंने आपको प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल भी बताए थे, जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ही इज़ फ्रॉम पोर्चुगल, नाम है इनका एंटोनियो गुटेरेस, और ये 9th सेक्रेटरी जनरल है। इनके पहले बैन की मून थे, और फर्स्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्रिगवेल आई थे, और बहुत सारे आते रहे, यूठांड है ना, पेरिस डी कूलर है ना, कोफी आनन, और बुट्रोस घाली, ठीक है। तो डैग्स हैमरजोल्ट जो कि सेकंड थे, जिन्होंने एक बात कही थी ऊपर, है ना, कि यूएन जो बना है वो इंसानियत को स्वर्ग तक लेकर जाने के लिए नहीं बना है, बल्कि उसको नर्क से बचाने के लिए बना है, ठीक है। तो इन्होंने सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट संभाली थी साल 2017 में 1 जनवरी को, और काफ़ी लोग मतलब उस टाइम पर उत्तेजित थे कि प्रिम्स 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। जून में पेपर था, क्योंकि उसका आई थिंक 15 या 17 जून को पेपर था प्रिम्स उस साल, और यूनाइटेड नेशंस पे क्वेश्चन आए थे, लेकिन सेक्रेटरी जनरल पे मतलब वो नहीं आया था। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे पोर्चुगल के, जिसको हिंदी में आप लोग पुर्तगाल कहते होंगे, ठीक है। तो 1995 से 2002 तक ये उधर के प्रधानमंत्री थे, और ये इससे पहले साल 2005 से लेकर 15 तक यूएन में एक पोस्ट संभाल चुके हैं, जो कि है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। ये आंकड़े पुराने हो गए, जो उस साल कोई भी एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा था, उनके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं। यूएन के अंदर बड़ी सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, बड़ी सारी एजेंसीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वॉर, पीस और डिफरेंसेस मेंबर स्टेट्स के बीच में तो होते ही रहते हैं, लेकिन अब उसको डिस्कस कौन करेगा। मेंबर स्टेट्स अगर उसको सामने लेकर आ रहे हैं, अगर उसे मुद्दा बना रहे हैं कि ये बगल वाली कंट्री है, ये पड़ोसी देश है, या दूर का भी कोई देश है, वो हम पे डोमिनेट कर रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है, वो हमें धमका रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे, इन सारे मुद्दों को, कोई भी अगर युद्ध चल रहा है, पीस की स्थिति हो गई है, या डिफरेंसेस पनप रहे हैं, तो इन सारे इश्यूज़ को जनरल असेंबली के अंदर डिस्कस करा जाता है, एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिस्कस करा जाता है, क्योंकि वो जो 10 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, 15 मेंबर्स हैं सॉरी, जो वो इसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट स्टेप लेते हैं, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जो होते हैं यूएन के अंदर, ठीक है, यानी कि कोविड-19 की महामारी, या कहीं पे पॉवर्टी है, कॉन्गो जैसे वर्ल्ड का पुअरेस्ट कंट्री है, मतलब यहाँ पर हमें कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, या कहीं पर भी मतलब बाढ़ आ गई, फॉरेस्ट फायर लग गई, या कुछ भी अगर एक्सपेक्टेड अगर ऐसा कुछ इशू हो गया, तो
सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो डील करे जाते हैं बड़ी सारी यूएन की एजेंसीज के साथ। जैसे अक्सर जो फेमस नाम आप लोग सुनते रहते हो, एक है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्स लाइक MPPSC एंड UPPSC उसमें ये चीज़ें आती हैं। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इनके बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। एंड दिस क्वेश्चन कैन एनी टाइम कम इन मेन्स ऑल्सो। डिफरेंस क्या है? UNHRC में ऐसे ही आ जाएगा, फुल फॉर्म भी नहीं देंगे, और UNHCR में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। बताऊंगा मैं, जस्ट वेट फॉर द मेंस। एंड हम लोग तो PSIR के, हमें ज़्यादा पता होगा दूसरों से, ठीक है। फिर एक होता है यूनिसेफ, बड़ा फेमस, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। बोलते इसको यूनिसेफ है लेकिन लिखते ऐसे हैं, ठीक है। कई सारे, क्योंकि क्या होता है यूएन की जो फुल फॉर्म आप डिकोड करने जाओगे ना तो फ्रेंच लेटर्स होते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके ना ऐसी शॉर्ट में मतलब ये बनती हैं, ठीक है। फिर यूनेस्को इज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप अक्सर से सुनते हो, और इसकी फुल फॉर्म तो आपको बचपन से याद होगी, वैसे नहीं है तो यहाँ देख लो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को इसका नाम है। और UPSC ने अचंभित सबको कर दिया था जब उसने साल 2016 के मेंस के अंदर ये पूछ लिया था कि मैकब्राइड कमीशन क्या होती है यूनेस्को की। जो लोग पूरे के पूरे इंडिया के किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या IIR का मटेरियल बना रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, JNU से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नोबडी वॉज एबल टू आंसर, या आज भी किसी को परफेक्ट इसका आंसर नहीं पता होता है। बाद में तो पेपर आने के बाद तो कोई भी बता देगा। 2016 तक इसका परफेक्ट आंसर किसी को नहीं पता था। और बड़े सारे लौंडियों ने क्या गलती कर दी थी एग्जाम के अंदर लिखते हुए, उसने पूछा था मैकब्राइड कमीशन क्या है यूनेस्को का, वो लोग यूनेस्को के बारे में लिख कर आ गए थे। अवॉइड एनी काइंड ऑफ ब्लफिंग इन द एग्जाम। नहीं पता तो छोड़ दो, हर एक स्टेज पे आपकी इंटेग्रिटी चेक होती है। आप उतना टाइम बचाकर क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर सकते थे, बॉक्सेस बना सकते थे, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके अपने पेपर को सुंदर बना सकते थे। अगले ही दिन, पहले दिन GS पेपर 1-2 होता है तो 2 में आया था, अगले ही दिन GS पेपर 3 सुबह 9 बजे का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज एलिलोपैथी और कैसे वो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में हेल्प कर सकता है। अगेन अ क्वेश्चन जो जब तक एग्जाम नहीं हुआ था 2016 तक उसको कोई नहीं जानता था। अ क्वेश्चन विच वॉज सपोज टू बी लेफ्ट, लेकिन बच्चे अपनी ही एक्साइटमेंट के अंदर एलिलोपैथी को एलोपैथी लिख कर आ गए, उसको एक्सप्लेन करने लगा एलोपैथी को। अगेन ब्लंडर, और रैंक खिसकने में इन सब चीज़ों से टाइम नहीं लगता बिकॉज इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स। सामने अगर आप किसी को चिट्ठी भेज रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करके मत भेजो आई एम वेरी मच फैमिलियर अबाउट हिज और हर इमोशंस, मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ किसी को भी। मतलब एक तरीके से आप मैसेज ही तो भेज रहे हो ना अपने आंसर लिख के सामने वाले को, लेकिन सम थिंग्स आर देयर इन द एग्जाम विच नीड टू बी अवॉइडेड। आपको स्टॉपेज लगाने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि ये मुझसे नहीं बनेगा तो मुझे अटेंड नहीं करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी अटेंड इसको नहीं करना चाहिए बिकॉज अच्छी तरीके से मेरी लंका लगेगी अगर मैंने इसको अटेंड करा। तो दोस्तों आज हमने यूएन के एवोल्यूशन के बारे में सारी चीज़ें जान ली हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।